ओमिटेड हो गया क्या भैया ये सब? नहीं, ये ओमिटेड नहीं हुआ, ये सब है सिलेबस में, ठीक है। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं मनी बैंकिंग, जैसे सीबीएसई में मनी बैंकिंग एक ही चैप्टर है, आईएससी में इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 30 पेजेस का चैप्टर है दोनों मिला के, मनी और बैंकिंग, ओके। अब इसमें क्या है, हम लोग मीनिंग ऑफ मनी पढ़ेंगे जो सीबीएसई में भी है और आईएससी में भी है। ये सप्लाई ऑफ मनी सीबीएसई आईएससी दोनों में है, करेंसी बाय पब्लिक दोनों में है। मनी क्रिएशन सीबीएसई में है, आईएससी में नहीं है, ओके। Whereas the definitions of money, that is M1, M2, M3, M4, the high powered money, इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी कहते हैं, वो आईएससी में है, सीबीएसई में नहीं है। ऑलराइट, ये सब जो चीज है ये सीबीएसई के बुक में भी मिल जाएगा, बट इस ईयर के लिए बस इसे हटाया गया है, M1, M2, M3, M4। देन उसके बाद जो चीजें हैं सब सेम टू सेम है बैंकिंग में। यहाँ तक हो गया मनी, यहाँ तक, इसके नीचे जो है ये वो बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग में मोर और लेस सेम है, बस इतना फर्क है कि आईएससी में काफी क्वालिटेटिव है यानी कि थियोरेटिकल बेस्ड है, और सीबीएसई में काफी क्वांटिटेटिव है यानी कि मैथमेटिकल बेस्ड है, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि मोर और लेस सेम ही सिलेबस है, 19-20 का फर्क है। तो वो सब मैं क्लास में कंटिन्यू तरीके से कराऊंगा। जो सीबीएसई वाले जो वो अपना मार्क कर ले या फोटो खींच ले, ताकि पढ़ाने से उन लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा उनका है कौन सा उनका नहीं है, और आईएससी वाले भी वो सेम चीज कर ले, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वाला लिख लिया तुम लोगों ने सिलेबस? ओके भैया हम लोग का बार्टर सिस्टम है, मीनिंग एंड फ्यूचर, वो वाला नहीं है ना? मीनिंग ऑफ मनी में ही बार्टर सिस्टम आता है। सबसे पहले जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? ओके, so money has many definitions given by different economists. कुछ लोग बोलते हैं कि money is what money does. Okay, some economists said that money is actually the store of value. कुछ लोग बोलते हैं money is a medium of exchange. So we have different definitions of money, but depending upon the role which it plays, money can be classified into many forms. And money is not only a currency note or a coin. Money can be any commodity. Okay. Now the important thing is that how the concept of money came. That is something which we need to discuss. That is the first part, meaning of money. Okay. So let me just wait a second. Okay, so first is the barter system of exchange. When we are talking about money, we should talk about the barter system. Okay. पता है किसी को barter system क्या था? barter system क्या है पता है? What is barter system? हाँ भैया। बोलो। हाँ भैया। बोलो। बार्टर सिस्टम ये मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, तो हम लोग के इंडिया में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे एक चीज के जगह दूसरा चीज एक्सचेंज किया जाता था। देयर वर नो मनी, मतलब जैसे चावल की जगह। लेकिन तुमने टाइम पीरियड गलत बोला। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बार्टर सिस्टम बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है और बहुत पहले खत्म हो चुका है। ब्रिटिशर के आने के पहले हमारे कंट्री में मुगल्स थे। मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत, उससे पहले चौहान डायनेस्टी। तो ये सब डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, इन सभी डायनेस्टी में कॉइन्स यूज किया गया है, सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स, राइट। तो उन लोगों ने फिएट मनी का यूज किया। बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी केम इन केन्सियन मॉडल। ओके,
सबसे इंपॉर्टेंट है कि केंशियन मॉडल के अंदर आता है क्लासिकल में मनी का कोई रोल नहीं है सिवाय स्टोर ऑफ वैल्यू के। तो जब भी तुम मनी का रोल पढ़ोगे इन द मनी पार्ट, मनी एंड बैंकिंग है ना, मनी पार्ट में जब हम लोग मनी का रोल पढ़ेंगे वो सब हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एरिया में पढ़ेंगे, लेकिन जब बैंकिंग वाले पार्ट में आएंगे तब वो केंशियन वाला हो जाएगा, केंशियन के एरिया में। केंशियन मॉडल में मनी का और भी अलग अलग रोल बताया गया है, मनी से जीडीपी इफेक्ट होता है वो भी बताया गया है। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो मनी का कॉन्सेप्ट है कैसे आया कि when civilization started, people started producing goods. Okay, now have you ever thought that जब हम लोग का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ यानी कि जब हम लोग आदि मानव रहे होंगे हमारे एंसेस्टर्स, तो आदि मानव से मतलब वो जो मतलब सिविलाइज कैसे हुआ लोग, जैसे कि फैमिली कैसे बना, ओके, फिर प्रोडक्शन कैसे होने लगा, फिर ये जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि ये मेरा फैमिली है, आई हैव अ फादर, अ मदर, अ ब्रदर, अ वाइफ, माय सन, माय डॉटर, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा और क्यों आया, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों आया। अगर हम लोग जानवरों को देखें, सड़क पर जो जानवर घूमते हैं उनका कोई फैमिली नहीं होता है, फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, वो कॉन्सेप्ट उन लोगों में नहीं है, इसलिए वो लोग कहते हैं, हम लोग उनको अनसिविलाइज कहते हैं। हम लोग में ये कॉन्सेप्ट आया, लेकिन क्यों आया और जानवरों में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मनी का रोल है एक्चुअली, इसी से मतलब मनी का पैराडाइम में हम लोग जाएंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दैट जो सबसे बेसिक नीड है ह्यूमन का वो है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये तीन चीज। ओके, अभी क्या हुआ कि जब अर्ली ह्यूमंस जो थे उन लोगों ने जब ये रियलाइज किया कि वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट, तो पहले की और भी कहानी है कि वो लोग शिकार करके खाते थे, दे वेयर ड्वेलर्स, घूम घूम के शिकार करते थे, वो सब बहुत पुराना है। उसके बाद जब दे डिस्कवर्ड फायर, आफ्टर दैट व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हील, when they started producing foods, when they started cultivating, okay, तो क्या हुआ ना कि प्रॉपर्टी राइट का इश्यू आ गया। किसका? प्रॉपर्टी राइट का। व्हाट इज प्रॉपर्टी राइट? प्रॉपर्टी राइट मतलब होता है तुम्हारा कोई चीज पे तुम्हारा अधिकार, दैट इज प्रॉपर्टी राइट। तो जब वो लोग मेंटली सिविलाइज्ड हुए, मेंटली इम्प्रूव हुए, तब उन्हें समझ में आ गया कि कोई चीज जब हम बना रहे हैं, राइट, तो उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। अगर अधिकार, ये जो प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता तो कोई भी इंसान कुछ भी यूज कर सकता है। तो मेरे घर में आके मेरा कोई भी सामान उठा के ले जाओ, अगर मेरे पास उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं है तो, या मैं तुम लोग के घर में आके कुछ भी उठा के ले जाऊंगा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लीगल टर्म्स है, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह, ये सब बाद में, लेकिन तभी से एक कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टी राइट का। और प्रॉपर्टी राइट के कॉन्सेप्ट को अपहोल्ड कौन करता है अभी के टाइम में? वो हमारा ज्यूरिसडिक्शन अपहोल्ड करता है, व्हिच इज रन बाय द गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी राइट है उसको अपहोल्ड कौन करता था? कोई भी कम्युनिटी का जो, हेलो, यस अनीशा, जमींदार भैया, जमींदार, यस जमींदार बोल सकते हैं, लेकिन द करेक्ट टर्म विल बी उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो लीडर होता था, हर कम्युनिटी का एक लीडर होता था, तो उस लीडर को ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था कि वो सभी के प्रॉपर्टी राइट को अपहोल्ड करके रखे, और सब लोग मिलकर उस लीडर को चुनते थे। तो अर्ली ह्यूमन से भी ऐसा ही हुआ कि किसी एक को वो लोग लीडर बनाते थे जो प्रॉपर्टी राइट को इंश्योर करता था कि हाँ, ये पर्टिकुलर जमीन पे अगर मैंने कुछ कल्टीवेट किया है तो इसमें मेरा राइट है। ओके, तो लोग ऐसे जी रहे थे। लेकिन इसके बाद कॉन्सेप्ट फैमिली का कैसे आया? इंसान समझ गए कि अगर मैं मर जाता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद इस जमीन का क्या होगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज का क्या होगा जो मैंने बनाया। समझो मैंने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ में आम होते हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद उस पेड़ का अधिकार किस पे जाएगा? तब इसके बाद कॉन्सेप्ट आया फैमिली का। फिर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया तो फिर लोगों ने फैमिली बनाना शुरू किया, इसलिए हमारी फैमिली होती है। अब क्या हुआ इसके बाद कि जब फैमिली सब बन गया, लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया, अब लोग, ह्यूमन का जो डिजायर है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता। ओके, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमंस डिजायर, ये मतलब कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कभी वो सैचुरेट नहीं हो सकता, इतना है। तो जब ह्यूमन से प्रोडक्शन करना शुरू किया तो उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह सिविलाइजेशन हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन,
then there was a civilization in Egypt, there was a civilization in China, there were Sumerians, there were barbarians, I think. So there are many civilizations going on at the हड़प्पन same time. Okay, so इसमें क्या हुआ ना कि जब वो लोग ड्वेलर्स रहे तो वो लोग घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो जब किसी और दूसरी जगह जाते थे तो देखते थे कि वहां पे उन जैसे ही कुछ लोग रहते हैं, उन जैसे ही उनका स्ट्रक्चर है, काम भी उन जैसा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो वो हमसे अलग करते हैं। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर लोग सपोज गोल्ड यूज करते थे, गोल्ड, सुमेरियंस व्हेन केम टू इंडिया, मतलब इंडस वैली, उस समय इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, व्हेन सुमेरियंस केम टू इंडिया, उन लोगों ने देखा कि यहाँ का जो सिविलाइजेशन है काफी एडवांस हो चुका है, तो उन लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसे एडवांस कैसे हो सकते हैं। तो वो लोग क्या किए, वो लोग जब अपना इलाका में गए तो उन लोगों ने भी सोचा हम लोग भी कल्टीवेशन करते हैं, हम लोग भी राइस का कल्टीवेशन करते हैं, व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनका जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट था वो यहाँ के ज्योग्राफिकल क्लाइमेट के साथ मैच नहीं करता है। और तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हर कल्टीवेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स और लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए, तो वो लोग वो चीज नहीं कर पाए। अब जब इंडस वैली वाले लोगों ने देखा कि सुमेरियंस हैं या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन वाले जो कुछ कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे, ओके सपोज वो लोग मॉडर्न वेपन्स तैयार कर रहे हैं जो हम लोग नहीं तैयार कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, सपोज वहां पे उनके जो जमीन थी वहां पे काफी अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज होता होगा, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब का जमीन के नीचे, उन लोग की जमीन के नीचे से पाया जाता होगा जो इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि प्रोडक्शन सिर्फ करके अपना वांट्स को सेटिस्फाई मत करो, प्रोडक्शन करके उसको एक्सचेंज करो। Now there came the concept of exchange. अगर मैं सिर्फ अपना प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं ज्यादा यूटिलिटी अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वही कंज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर हम दोनों एक दूसरे के प्रोडक्शन के एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ मैं अपना कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ मैं तुम्हारा कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ तुम अपना कंज्यूम कर रहे हो, कुछ तुम मेरा कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल यूटिलिटी जो है हम दोनों का इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज का। सुमेरियंस ने, इंडियंस ने ये डिसाइड किया कि वो लोग आपस में ट्रेड करेंगे। ओके, वो लोग आपस में ट्रेड करेंगे। ओके, सो देयर केम द कॉन्सेप्ट। अब ट्रेड का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, पहले कॉन्सेप्ट था एक्सचेंज का। एक्सचेंज से फिर ट्रेड में, ये ट्रेड वर्ड बाद में आया, किसी और ने कॉइन किया ट्रेड वर्ड, पहले एक्सचेंज था कि हम लोग एक्सचेंज करेंगे। ओके, जैसे कि मैं अगर बेसिक एग्जांपल दूं तो हम लोग का घर में भी होता है ना, आस पड़ोस में जब पड़ोस वाली आंटी कुछ बनाती है अच्छा तो हमारे घर में दे जाती है, राइट, कि आज मैंने ये बनाया है आप रखो। तो हमारी मम्मी भी क्या करती है, उनको बदले में कुछ देती है कि हाँ मैंने भी आज ये बनाया आप रखो। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारे घर में भी एक एक्स्ट्रा आइटम आया खाने को, उनके घर में भी एक एक्स्ट्रा आइटम गया खाने को, तो हम दोनों खाए, हम दोनों का यूटिलिटी अच्छा लगा। अगर वो अच्छा बनाई होगी तो अच्छा लगा, खराब बनाई होगी तो खराब लगा। तो अज्यूमिंग दैट उन्होंने अच्छा बनाया था तो हम लोगों ने खाया, हमारा यूटिलिटी बढ़ा। सो जो कॉन्सेप्ट एक्सचेंज का, इसका बस एक ही रीजन है, ह्यूमन का वांट जो अनलिमिटेड है उसको फुलफिल करने का ह्यूमन ने एक एक तरीका खोज लिया है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज का। अभी एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बार्टर सिस्टम का, ये मैंने लिखा है। ओके, तो तुम देख सकते हो बार्टर सिस्टम का जो इवोल्यूशन है वो कितना पुराना है और किस तरह से बार्टर सिस्टम आया है। ओके, तो बार्टर सिस्टम में क्या होने लगा कि हम लोग एक कमोडिटी देंगे, बदले में उस बंदे से दूसरा कमोडिटी लेंगे। तो इसमें क्या हुआ ना, कुछ चैलेंजेस आ गए। जैसे एक इंसान मैक्सिमम कितने लोगों को जानता है, तुम बार्टर सिस्टम अगर करना चाहते हो तो तुम मैक्सिमम कितने लोगों को जानते हो, कौन है जो तुमसे बार्टर सिस्टम में चीजें एक्सचेंज करेंगे। ओके, सपोज तुम्हारे घर में आज सपोज खिचड़ी बना, ओके खिचड़ी, और तुमने सोचा कि इसको मैं एक्सचेंज करता हूँ बार्टर सिस्टम में, तुम लेके निकल गए खिचड़ी, तो एक प्री कुक मील तुम किसी को भी ऑफर करो सड़क पे, या कोई तुमको ऑफर करे, तुम क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। काफी तरीके का डाउट मन में आएगा कि ये कौन है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं इससे खाना क्यों लूं, बदले में इसे क्यों दूं। तो बार्टर सिस्टम में काफी प्रॉब्लम था, उस समय भी था, आज भी है, अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम उतना चल नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों का नेटवर्किंग कम था। अपने आसपास के लोगों में ही बार्टर सिस्टम चलता था। पड़ोस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पड़ोस वाली आंटी, तो पड़ोस वाली आंटी के साथ ही तुम एक्सचेंज करोगे काम, तुम 4 मोहल्ले छोड़ के जाके एक्सचेंज नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे तुम्हारा नेटवर्किंग नहीं है।
तो इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या आया मार्केट का, देयर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। क्या होने लगा कि जो उस समय के जो टाउन्स थे, सिटीज, विलेजेस से लोग टाउन्स में और सिटीज में आने लगे बार्टर सिस्टम पर। यानी कि जो जो उस समय बड़े बड़े टाउन्स थे, जैसे इंडस वैली में बड़े बड़े टाउन्स में दो टाउन आता है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदारो। ओके, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में मार्केट लगता था। अब उस मार्केट में क्या थे, पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से लोग आके क्या करेंगे, उन्हें जो भी बेचना है वो अपना ऑफर कर देंगे, स्टॉल लगा देंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि सब लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब समझो तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर चीज है और तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, तुम देख रहे हो कि अच्छा उस कंट्री से कोई इंसान आया है जो कोई दिलचस्प चीज लेके आया, मेरे पास कोई चीज है जो मैं उसे ऑफर करके एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, नेटवर्किंग लोगों का बढ़ गया। लेकिन इसके बावजूद इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम एक नहीं, एक्चुअली काफी प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या था, पहला lack of double coincidence, that is the first problem. So problems of, now ये आता है एग्जाम में, problems of barter system, problems of barter system। पहला प्रॉब्लम क्या था, डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास सपोज ये फोन है एमआई का और मुझे बदले में एक चार्जर चाहिए, मेरे पास चार्जर नहीं है इस फोन का, ठीक है, ऐसे गुड एग्जांपल। मेरे पास फोन है एमआई का लेकिन मेरे पास चार्जर नहीं है एमआई का, ओके, और मुझे एमआई का ही चार्जर चाहिए। तो मैं उसी बंदे के पास मुझे जाना पड़ेगा जिसके पास एमआई का चार्जर हो, राइट। अब सपोज मेरे पास चार्जर है आईफोन का, ओके, सो लेट अस राइट द पॉसिबिलिटीज। मैं हूं, मी, और सपोज निखिल है यहाँ पे। तो मेरे पास फोन है एमआई का, चार्जर है आईफोन का, निखिल के पास मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे चार्जर चाहिए एमआई का तो निखिल के पास पहले बात तो एमआई का चार्जर होना चाहिए, ठीक है। और मैं निखिल को बदले में क्या ऑफर करूंगा एमआई के चार्जर के लिए, मेरे पास ऑफर करने के लिए क्या है, मेरे पास ऑफर करने के लिए आईफोन का चार्जर। तो निखिल आईफोन तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास आईफोन का चार्जर तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास आईफोन है। अगर उसके पास आईफोन नहीं है तो वो ये चार्जर लेके क्या करेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोइंसिडेंस। मुझे वही पर्टिकुलर मतलब क्या कहो, कस्टमर कह लो या सेलर कह लो, वही पर्टिकुलर खोजना है जिसके साथ मेरा रिक्वायरमेंट्स और उसका रिक्वायरमेंट्स मैच करता हो, जो बहुत डिफिकल्ट था। स्पेशली मार्केट बनने से पहले, मार्केट बनने से पहले वो काफी डिफिकल्ट था। मार्केट बनने के बाद वो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा था क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ एक्सपोज थे, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा था। ये क्या लिख रहे हो तुम मिनिट्स मैसेज पे? Okay. Now the next problem is lack of any common unit in terms of which the value of goods and services is measured. तो क्या था कि हम लोग किसी कॉमन यूनिट में वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकते थे। जैसे अभी के टाइम में क्या, जब एक्चुअली मनी आ चुका है तो हम लोग कोई भी चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके वैल्यू को देखते हैं। जैसे कि सपोज तुम्हें एक पेन चाहिए बदले में पेंसिल के, ठीक है, सपोज, तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज एक पेन का दाम अगर 20 रुपीज है और एक पेंसिल का दाम अगर 5 रुपीज है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 पेंसिल की जगह हमें एक पेन मिलेगा, राइट। कि जो एक्सचेंज का जो वैल्यू है, जो रेशियो होना चाहिए एक्सचेंज का, वो पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मनी टर्म्स में पेन का वैल्यू और पेंसिल का वैल्यू पता है। लेकिन उस वक्त मनी का कॉन्सेप्ट जब नहीं था तब ये एग्जैक्ट वैल्यू चीजों को पता नहीं था कि हम लोग कितने के बदले क्या दें। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चीज के बदले, अच्छा लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव प्राइस, ओके, इसको रिलेटिव प्राइस कहते हैं। इसको अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। रिलेटिव प्राइस मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्राइस मतलब कोई एक चीज का प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर कमोडिटीज प्राइस। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पेन का प्राइस कितना है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तुम बोल सकते हो 20 रुपीज, लेकिन अगर मैं रिलेटिव टर्म्स से पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ पेन, तो तुम क्या बोलोगे कि 1 पेन costs
1/4 पेंसिल, राइट? या अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सॉरी वेरी सॉरी, वन पेन कॉस्ट 1/4 पेंसिल, ओके। और अगर मैं अदर सेंस में पूछूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, मैंने उल्टा लिखा। देखो, एक पेन का दाम 20 रुपए है, एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है, ओके। तो एक पेन का प्राइस कितना होगा? एक पेन का प्राइस है 4 पेंसिल, और एक पेंसिल का प्राइस कितना है? 1/4 पेन। So if I am talking about relative price, it means I am comparing the price of one commodity with respect to the price of other commodity. Okay. Similarly, अगर मैं एक और commodity को introduce करूं, suppose I am introducing pen, pencil से copy, note copy, okay. अब copy का price है suppose 100 rupees. अब अगर मैं पूछूं what is the price of one pen, तो तुम कह सकते हो one pen is 5 copy. Sorry, what is the price of one copy? You can say 5 pen, right? तो यहाँ पे क्या है कि पेन को तुम पेंसिल के प्राइस में भी दिखा सकते हो, पेन को तुम कॉपी के प्राइस में भी दिखा सकते हो, पेन को तुम किसी और चीज के प्राइस में दिखा सकते हो। तो ये जो आइडिया है दैट इज नोन एज रिलेटिव प्राइस, when we compare the price of one commodity with the price of other commodity. Is it clear? ये समझ में आया सबको? हेलो, हाँ भैया, एक बार बोलिए तो। रिलेटिव प्राइस मींस व्हेन वी कंपेयर when we compare the price of one commodity with respect to some other commodity, that is called relative price. Let me repeat. यहाँ पे क्या है कि मैं वापस से समझाता हूँ इसको, because this is very भैया क्लियर है, लेकिन समझ गए अच्छे से। very important. देखो, suppose we have a pen, pencil, eraser, okay, these things. The price of pen is 5 rupees. The price of pencil is 10 rupees. The price of eraser is 20 rupees. Okay. अब इसका मतलब क्या हुआ? What is the price of pen with respect to price of pencil? तो क्या लिखेंगे? 5/10 यानी कि 1/2. मतलब price of pen क्या लिखेंगे? Price of pen is equal to half price of pencil. Similarly, अगर मैं लिखूं price of pen by price of eraser, so 5/20, that is 1/4. मतलब price of pen is equal to 1/4 price of eraser. तो यहाँ देखो, pen का price can be expressed in two ways. Price of pen is equal to half price of pencil, and price of pen is also 1/4 price of eraser. So पेन के प्राइस को हम लोग दो अलग अलग चीजों के प्राइस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली पेंसिल के प्राइस को हम पेन और इरेजर के प्राइस में कंपेयर कर सकते हैं, और इरेजर के प्राइस को पेन और पेंसिल के प्राइस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। बताओ, इस समझो इकोनॉमी में ये तीन चीजें, ठीक है? तो तीन कमोडिटी होने से टोटल रिलेटिव प्राइस कितना हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं? कितना रिलेटिव प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं? तीन कमोडिटी है, इसमें से कोई भी एक कमोडिटी का तुम कितना रिलेटिव प्राइस निकाल सकते हो? ये बताओ। दो, वेरी गुड। अच्छा, और इकोनॉमी में अगर n कमोडिटीज है, इकोनॉमी में कितना कमोडिटी हो तो गिनना मुश्किल है। सो लेट अस सपोज देयर आर n कमोडिटीज इन एन इकोनॉमी, देन हाउ मेनी रिलेटिव प्राइस यू कैन फाइंड? 9, राइट? एक मिनट, 18। How 18? There are n commodities, n number of commodities in an economy. Then how many number अच्छा, of how many relative price you can find in that economy? Vineet has given the answer, correct answer, n-1. Very good. So if there are n commodities in the economy, it means there are n-1 number of relative prices, because तुम उस particular commodity को measure नहीं कर रहे हो। यहाँ पे तीन कमोडिटी था, पेन, पेंसिल, इरेजर। तो जब मैं पेन का रिलेटिव प्राइस निकाल रहा हूँ, तो पेन तो इटसेल्फ कैलकुलेट नहीं होगा ना, उसी का तो प्राइस निकाल रहा है विद रिस्पेक्ट टू पेंसिल एंड विद रिस्पेक्ट टू इरेजर। सो देयर विल बी टू रिलेटिव प्राइसेस।
Similarly, if I find the relative price of eraser, so if I am finding the price of eraser, I am finding it with respect to two other commodities, pen and pencil. So the number of commodities, if the number of commodities is 3, the number of relative prices are 2. So if the number of commodities are n, so the number of relative prices will be n minus 1. Is this thing clear? यस, वो भैया मैं n को 10 समझा था, इसलिए मैं 9 बोला था. So clear to all? Anisha, Thea? Okay. Now what I was saying about barter system is lack of common unit in terms of measuring the value. So another problem with barter system was there was मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था. जैसे यहाँ पे मनी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं 5, 10, 20. इससे समझ में आ रहा है कि एक चीज के बदले कितना चीज ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू हाफ प्राइस ऑफ पेंसिल, यानी कि अगर किसी को पेन बेचना है, किसी को पेंसिल बेचना है और बेच के पेन लेना है, तो ये हमें पता है कि 2 पेंसिल के बदले 1 पेन मिलेगा, सॉरी 2 पेन के बदले 1 पेंसिल मिलेगा, क्योंकि पेन का प्राइस 5 रुपए, पेंसिल का प्राइस 10 रुपए. तो तुम 2 पेन दोगे तब 1 पेंसिल मिलेगा. ओके, ये हमें पता है, एक्सचेंज वैल्यू पता है. इरेजर और पेन का देखें तो अगर हम 4 पेन देंगे तो 1 इरेजर मिलेगा, एक्सचेंज वैल्यू पता है. लेकिन उस वक्त लोगों को एक्सचेंज वैल्यू नहीं पता था कि कितना देने से कितना मिलेगा. मैं कितना चावल दूंगा तो बदले में मुझे कितना दूध मिलना चाहिए, अगर मैं कितना चावल दूंगा तो मुझे बदले में कितना ऑयल मिलना चाहिए, ये आइडिया किसी को नहीं था. तो काफी मतलब जो नेशनल इनकम था, जीडीपी था, उस समय कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोई हिसाब किताब नहीं था कि किस रेट से एक्सचेंज हो रहा है वैल्यूज. ठीक है, चलो. थर्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज व्हेन अ पर्सन हैज अ लार्ज एंड इंडिविजिबल commodity which this is also a problem, a serious problem in case of barter system. Problem of indivisibility. So exchange value, second one. Third one is problem of indivisibility. Okay, so what is this? Sometimes it used to happen that I have a commodity, but मैं जिसके पास एक्सचेंज करने गया उसके पास वो मेरे कमोडिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि मेरा जो कमोडिटी है वो इंडिविजिबल है. क्या है? इंडिविजिबल. जैसे सपोज आई हैव अ काउ, ओके, व्हिच गिव्स मिल्क, और मैं गया विनीत के पास कि विनीत, I have a cow, I want to exchange this cow with say eggs, okay. So I want to exchange cow with eggs. Vinith has a lot of eggs और विनीत को मिल्क का जरूरत है. तो मिल्क के लिए विनीत को काउ का जरूरत है. तो विनीत के पास eggs जो है ना वो सपोज 100 eggs है, 100 eggs. लेकिन मेरे जो काउ की वैल्यू है, जैसे लार्ज एनिमल, इसकी वैल्यू 100 एग्स से काफी ज्यादा है. इसकी वैल्यू कम से कम 500 एग्स है, लेकिन विनीत के पास सिर्फ 100 एग है. ओके, सो इट्स मी, इट्स विनीत. अब समझो निखिल को भी मिल्क चाहिए और निखिल के पास भी एग्स है, कितने? 100. देन अनीशा इज देयर, उसके पास भी एग्स है, कितने? 100. Thea is also there, उसको भी x की, उसके पास भी x है 100. Okay, so और समझो एक और इंसान है, कौन है? आयशा, उसके पास भी x है 100. तो सबके पास 100 x है और सबको मिल्क की जरूरत है, और काउ मेरे पास है. ना काउ की वैल्यू है 500 x के बराबर, मतलब 500 x मुझे मिलेगा तभी काउ मिल सकता है. ओके, तो अभी क्या है कि मैं काउ सबको कैसे दूं? आयशा को भी चाहिए, विनीत को भी चाहिए, निखिल को भी चाहिए. तो एक्चुअली ये जो ट्रेड है ये नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर मुझे सबको देना है तो मुझे सबको काउ काट के देना पड़ेगा. ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में काउ को काटना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि अगर मैं काउ काट दूंगा तो मिल्क कहाँ से मिलेगा? जो रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल नहीं होगा. अगर काउ का मीट चाहिए होता तुम लोग को तब हो जाता, लेकिन काउ का मीट नहीं चाहिए तुम लोग को, काउ का मिल्क चाहिए, तो पॉसिबल नहीं. So problem of indivisibility was there. चीजों को डिवाइड करना मुश्किल था. और यहाँ पे एक assumption है कि तुम 5 एक दूसरे को नहीं जानते हो.
वरना ऐसे नहीं लोग कह सकते कि पांचों मिलके वो काऊ ले रहे हैं और फिर मिल्क जो है वो सब इक्वली डिवाइड कर दे, तो वहां बात हो जाता है प्रॉपर्टी राइट्स का वापस, तो ये प्रॉपर्टी राइट किसके पास रहेगा। और एक और assumption है कि तुम पांचों एक दूसरे को नहीं जानते, यू फाइव आर फ्रॉम फाइव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी इन बार्टर सिस्टम। तो मनी ने इन सब प्रॉब्लम्स को मतलब ये कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद मनी पे आएंगे। Now there were other problems as well. Another problem was lack of reliable method of storing wealth for future use. Okay, तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि वेल्थ को स्टोर करने का कोई ये नहीं था उस समय। पैसे को स्टोर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं पैसे को स्टोर करके रखूंगा। सो प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ। उस समय के जो लोग थे वो काफी इजी गोइंग थे, मतलब एक्सचेंज कर दिया, चीज मिल गया, कंज्यूम किया, रिलैक्स। तो कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस था, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इस पे कोई फोकस नहीं था लोगों का। ये बस क्लासिकल मॉडल, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट केंशियन में है जो मैंने बताया। तो ये जो बार्टर सिस्टम है, तुम इसको अगर ध्यान से सोचो इस पे कि हाँ मैंने एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज करके क्या करेंगे। अगर मैंने कोई चीज एक्सचेंज करके स्टोर भी किया हुआ है तो उसको तो अल्टीमेटली कंज्यूम ही करना है ना। समझो मैंने 100 kgs ऑफ राइस खरीद लिया, तो उसको तो मैं स्टोर करके रखूंगा, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूम होगा, उससे मुझे फ्यूचर में कोई रिटर्न्स तो नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कंज्यूम करने का कॉन्सेप्ट था, स्टोर ऑफ वेल्थ नहीं था। तो वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो मनी ही ला सकता था। ठीक, अच्छा ये वीडियो खत्म होने वाला है, वापस से ज्वाइन करो तुम लोग, तब बताता हूँ।